नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रेम रोग। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम कहने, सुनने और देखने पढ़ने में यह जितना आसान शब्द है, समझने में उतना ही कठिन भी। एक कदम आगे कहूँ तो यह कि यह समझ से परे की शय है। इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। दुनिया का यह शायद पहला शब्द होगा जिसके एहसास से मूक पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक वाकिफ हैं। बावजूद इसकी कोई तय परिभाषा नहीं है। अब ऐसे एहसास को अजूबा न कहें तो क्या कहें। बड़ा ढीठ होता है यह प्रेम। न उम्र देखे, न जाति, न सामाजिक स्तर, न शक्ल सूरत, न शिक्षा, न पेशा। बस हो गया तो हो गया, क्या कीजिएगा। तन पर तो वश चलता है, उस पर बंधन भी लगाया जा सकता है, लेकिन मन को लगाम कैसे लगे। 7 घोड़ों पर सवार होकर दिलवर के चौबारे पहुंच जाए तो फिर मलते रहिए अपनी हथेलियाँ। स्वरा भी आजकल इसी तरह बेबसी में अपनी हथेलियाँ मसलती रहती है। जब जब मोहन उसके सामने आता है वह तड़प उठती है। एक निगाह अपने पति सागर की तरफ डालती और दूसरी मोहन पर जाकर टिक जाती है। ऐसा नहीं है कि सागर से उसे कोई शिकायत रही थी। एक अच्छे पति होने के तमाम गुण सागर में मौजूद हैं। न होते तो क्या पापा अपने जिगर का टुकड़ा उसे सौंपते। लेकिन क्या भौतिक संपन्नता ही एक आधार होता है संतुष्टि का। मन की संतुष्टि कोई मायने नहीं रखती, अवश्य रखती है। तभी तो बाहर से 7 सुखों की मालकिन दिखने वाली स्वरा भीतर से कितनी याचक थी। स्वरा कभी कभी बहुत सोचती है प्रेम के विषय में। यदि मोहन उसकी जिंदगी में न आता तो वह कभी इस अलौकिक एहसास से परिचित ही न हो पाती। अधिकांश लोगों की तरह वह भी इसके सतही रूप को ही सार्थक मानती रहती। लेकिन मोहन उसकी जिंदगी में आया कहाँ था। वह तो लाया गया था, या कहिए कि धकेला गया था उसकी तन्हाइयों में। सागर को जब लगने लगा कि अपनी व्यस्तता के चलते वह पत्नी को उसके मन की खुशी नहीं दे पा रहा है, तो उसने यह काम मोहन के हवाले कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे अपराध बोध से ग्रस्त माता पिता समय की कमी पूरी करने के लिए बच्चे को खिलौनों की खेप थमा देते हैं। हालांकि स्वरा ने अकेलेपन की कभी कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन सागर को दिन भर उसका घर में रहकर पति का इंतजार करना गिलानी से भर रहा था। किटी पार्टी, शॉपिंग और सैर सपाटा स्वरा की फितरत नहीं थी। फिल्में और साहित्य भी उसे बांध नहीं पाता था। ऐसे में सागर ने उसे पुराने शौक जीवित करने का सुझाव दिया। प्रस्ताव स्वरा को भी जच गया और अगले ही रविवार तरुण सपनों में खुद को संगीत की भावी मल्लिका समझने वाली स्वरा ने बालकनी के एक कोने को अपनी राजधानी बना लिया। संगीत से जुड़े कुछ क्षेत्र दीवार की शोभा बढ़ाने लगे। गमलों में लगी लताएं रेलिंग पर झूलने लगीं। ताज़ा फूल गुलदस्ते में सजने लगे। कुल मिलाकर बालकनी का वह कोना एक महफिल की तरह सज गया। स्वरा ने रियाज करना शुरू कर दिया। पहले पहल या मध्यम स्वर में खुद को सुनाने भर जितना ही रहा। फिर जब कुछ सुर नियंत्रण में आने लगे तो एक माइक और स्पीकर की व्यवस्था भी हो गई। करियोके पर गाने के लिए कुछ धुनों को मोबाइल में सहेजा गया। स्वरा का दोपहर के बाद वाला समय अब बालकनी में गुजरने लगा। कला चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। यह तो निरंतर अभ्यास का खेल है।
और अभ्यास बिना गुरु के मार्गदर्शन के संभव नहीं। तभी तो कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। स्वरा कुछ दिनों तो अपने आप को बहलाती रही, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगा मानो मन के भाव रीतने लगे हैं। सुरों में एक ठंडापन सा आने लगा है। बहुत प्रयासों के बाद भी जब यह शिथिलता नहीं टूटी तो उसने अपने रियाज को विश्राम दे दिया। जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँच गए। स्वरा फिर से ऊबने लगी और तब उसकी एक रास्ता तोड़ने के लिए सागर ने उसे मोहन से मिलाया। संगीत गुरु मोहन शहर में एक संगीत स्कूल चलाता है। समय समय पर उसके विद्यार्थी स्टेज पर भी अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। कंधे तक लंबे बालों को एक पौनी में बांधे मोहन सिल्क के कुर्ते और सूती धोती में बेहद आकर्षक लग रहा था। कौन पहनता है आजकल यह पहनावा? स्वरा उसे देखते ही सम्मोहित सी हो गई और मन में उसके यह विचार आया। युवा जोश से भरपूर, संभावनाओं से लबरेज मोहन स्वयं को संगीत का विद्यार्थी कहता था। नवाचार करना उसकी फितरत, चुनौतियां लेना उसकी आदत, नवीनता का झरना अनवरत उसके भीतर फूटता रहता। एक ही गीत पर अनेक कोणों से संगीत बनाने वाला मोहन आते ही धूल भरे गुबार की तरह स्वरा के सुरों को अपनी आगोश में लेता चला गया। स्वरा तिनके की तरह उड़ने लगी। मोहन ने संगीत के 8वें सुर की तरह उसके जीवन में प्रवेश किया। स्वरा की जिंदगी सुरीली हो गई। रंगों का एक वलय हर समय उसे घेरे रहता। मोहन के साथ ने उसकी सोच को भी नए आयाम दिए। उसने स्वरा को एहसास करवाया कि मात्र सुर ताल के साथ गाना ही संगीत नहीं है। संगीत अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। करियोके पर अभ्यास करने वाली स्वरा जब वाद्य यंत्रों की सोहबत में गाने लगी तो उसे अपनी आवाज़ पर यकीन ही न हुआ। जब उसने अपनी पहली रिकॉर्डिंग सुनी तब उसे एहसास हुआ कि वह कितने मधुर कंठ की स्वामिनी है। पहली बार उसे अपनी आवाज़ से प्यार हुआ। सुगम संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक और लोकगीतों से लेकर गज़ल तक सभी कुछ मोहन इतने अच्छे से निभाता था कि स्वरा के पांव हौले हौले जमीन पर थपकी देने लगते और उसकी आँखें खुद ही मुंदने लगती। स्वरा आनंद के सागर में डूबने उतरने लगती। उन पलों में वह ब्रह्मांड में सुदूर स्थित किसी आकाश गंगा में विचरण कर रही होती। यदि संगीत को पूरी तरह से जीना है तो कम से कम किसी एक वाद्य यंत्र से दोस्ती करनी पड़ेगी। इससे सुरों पर आपकी पकड़ बढ़ती है। एक दिन मोहन ने उससे यह कहा तो स्वरा ने गिटार बजाना सीखने की मंशा जाहिर की। उसकी बात सुनकर मोहन मुस्करा दिया। वह खुद भी यही बजाता है। कला की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। यह तिलिस्म की तरह होती है। यह आपको अपने भीतर आने के लिए आमंत्रित करती है, उकसाती है, सम्मोहित करती है। यह कांटे से बांधकर खींच भी लेती है। जो इसमें समा गया वह बाहर आने का रास्ता खोजना ही नहीं चाहता। स्वरा भी मोहन की कलाई थामे बस वह चली जा रही थी। गिटार पर नृत्य करती मोहन की उंगलियां स्वरा के दिल के तारों को भी झंकृत करने लगीं। कोई समझ ही ना सका कि कब प्रेम की रेशमी धागों की गुच्छियाँ उलझने लगीं। सीखना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा आसान को अपनाने पर ही सहमत होता है। इसीलिए वह सीखने की प्रक्रिया में अवरोह उत्पन्न करने लगता है और इसके कारण अक्सर सीखने की प्रक्रिया बीच में ही छोड़ देने का मन बनने लगता है। स्वरा को भी गिटार सीखना देखने में जितना आसान लग रहा था,
हकीकत में उसके तारों को अपने वश में करना उतना ही कठिन था। बार बार असफल होती सरा ने भी प्रारंभिक अभ्यास के बाद गिटार सीखने के अपने इरादे से पांव पीछे खींच लिए, लेकिन मोहन अपने कमज़ोर विद्यार्थियों का साथ आसानी से छोड़ने वालों में न था। जब भी स्वरा ढीली पड़ती, मोहन इतनी सुरीली धुन छेड़ देता कि स्वरा दोगुने जोश से भर उठती और अपनी उंगलियों को मोहन के हवाले कर देती। मोहन जब उसे किसी युगल गीत का अभ्यास करवाता तो स्वरा को लगता मानो वही इस गीत की नायिका है और मोहन उसके लिए ही यह गीत गा रहा है। स्टेज पर दोनों की प्रस्तुति इतनी जीवंत होती कि देखने सुनने वाले किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते। अब स्वरा गिटार को साधने लगी थी। अभ्यास के लिए मोहन उसे कोई नई धुन बनाने को कहता तो स्वरा सब कुछ भूलकर बस दिन रात उसी में खोई रहती। घर में हर समय स्वर लहरियाँ तैरने लगीं। सागर भी उसे खुश देखकर खुश था। स्वरा सुबह से ही दोपहर होने की प्रतीक्षा करने लगती। सागर को ऑफिस के लिए विदा करने के बाद वह गिटार लेकर अपने अभ्यास में जुट जाती। जैसे ही घड़ी 3 बजाती, स्वरा अपना स्कूटर उठाती और मोहन के संगीत स्कूल के लिए चल देती। वहां पहुंचने के बाद उसे वापसी का होश ही न रहता। घर आने के बाद सागर उसे फ़ोन करता, तब भी वह बेमन से ही लौटती। काश मोहन और मैं एक दूसरे में खोएं, बस गाते ही रहें। वह गिटार बजाता रहे और मैं उसके लिए गाती रहूं। ऐसे ख्याल कई बार उसे बेचैन कर देते थे। वह अपनी सीमाएं जानती थी, लेकिन मन कहाँ किसी सीमा को मानता है। वह तो बस प्रिय का साथ पाकर हवा हो जाता है। कल एक सरप्राइज पार्टी है। एक खास मेहमान से आप सबको मिलवाना है। उस दिन मोहन ने क्लास खत्म होने पर यह घोषणा की तो सब इस सरप्राइज का कयास लगाने लगे। स्वरा हैरान थी कि इतना नज़दीक होने के बाद भी वह मोहन के सरप्राइज से अनजान कैसे है। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन वही मोहन के इर्द गिर्द ही भटक रहा था। क्या सरप्राइज हो सकता है? स्वरा ने सागर से पूछा। हो सकता है उसकी शादी तय हो गई हो, अपनी मंगेतर से मिलवाना चाह रहा हो। सागर ने हंसते हुए अपना मत जाहिर किया। सुनते ही स्वरा तड़प उठी। दर्द की लहर कहीं भीतर तक चीर गई। अनायास एक अनजानी अनदेखी लड़की से उसे ईर्ष्या होने लगी। रात बहुत बेचैनी में कटी। उसे करवटें बदलते देखकर सागर भी परेशान हो गया। दूसरे दिन जब स्वरा संगीत स्कूल से वापस लौटी तो बेहद खिन्न थी। क्या हुआ? कुछ परेशान हो? क्या सरप्राइज था? जैसे कई सवाल सागर ने एक साथ पूछे तो स्वरा झल्ला गई। बहुत काली जबान है आपकी। मोहन अपनी मंगेतर को ही सबसे मिलवाने लाया था। अगले महीने उसकी शादी है। कहते कहते उसकी रुलाई लगभग फूट ही पड़ी थी। आंसू रोकने के प्रयास में उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा तो वह बाथरूम में चली गई। सागर अकबकाया सा उसे देख रहा था। वह स्वरा की रुलाई के कारण को कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। स्त्री मन अवैध दुर्ग सरीखा होता है। युक्ति लगाकर उसमें प्रवेश पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर द्वार पर लटके ताले की चाबी किसी तरह प्राप्त हो जाए तो फिर इसकी भीतरी तह तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। सागर को शायद अभी तक यह चाबी नहीं मिली थी। अगले कुछ दिनों तक स्वरा की क्लासेस बंद रहने वाली थी। मोहन अपनी शादी के सिलसिले में छुट्टी लेकर गया था। उसके बाद वह हनीमून पर जाने वाला था।
स्वरा की चिड़चिड़ाहट चरम पर थी। न ठीक से खा पी रही थी, न ही सागर की तरफ उसका ध्यान था। कितनी ही बार सागर ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन स्वरा के होठों पर मुस्कान नहीं ला सका। एक दो बार तो गिटार के तार छेड़ने की कोशिश भी की, लेकिन स्वरा ने इतनी बेदर्दी से उसके हाथ से गिटार छीना कि वह सकते में आ गया। बीमारी यदि शरीर की हो तो दिखाई देती है, मन के रोग तो अदृश्य होते हैं। ये घुन की तरह व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। स्वरा की बीमारी जानते हुए भी सागर इलाज करने में असमर्थ था। मोहन का प्यार कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे बाजार से जाकर खरीदा जा सके। दो तरफा होता तब भी सागर किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रख लेता, लेकिन यहाँ तो मोहन को खबर ही नहीं है कि कोई उसके प्यार में लुटा जा रहा है। सागर स्वरा की बढ़ती दीवानगी को लेकर बहुत चिंतित था। उसने तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए स्वरा को उसकी माँ के पास छोड़ आएगा। शायद जगह बदलने से ही कुछ सकारात्मक असर पड़े। बेटी दामाद को एक साथ देखते ही माँ खिल गई। सागर सास के पाँव में झुका तो माँ के मुँह से सैकड़ों आशीष बह निकले। एक दिन ठहरने के बाद सागर वापस चला गया। जाते जाते उसका उदास चेहरा माँ की आंखों में तस्वीर सा बस गया था। माँ ने अकेले में स्वरा को बहुत कुरेदा, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। स्वरा का उड़ा उड़ा रंग उन्हें खतरे के प्रति आगाह कर रहा था। माँ स्वरा के आसपास बनी रहने लगी। दाइयों से भी कभी पेट छुपे हैं भला। 2-4 दिनों में ही माँ ताड़ गई कि मामला प्रेम का है। ऐसा प्रेम जिसे न स्वीकार करते बन रहा है और न परित्याग। लेकिन भविष्य को अनिश्चित भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। एक दिन जब स्वरा बालकनी के कोने में कोई उदास धुन गुनगुना रही थी, माँ उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बहुत अपसेट लग रही हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ हूँ तुम्हारी बेहतरी ही सोचूंगी। माँ ने स्वरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उनके अचानक स्पर्श से स्वरा चौंक गई। नहीं, कुछ भी तो नहीं, यूँ ही बस जरा दिल उदास है। स्वरा ने यह कहकर उनका हाथ परे हटा दिया। माँ उसके सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने स्वरा का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। स्वरा ने अपनी आंखें नीची कर ली। कहते हैं कि गोद वाले बच्चे को छोड़कर पेट वाले से आशा नहीं रखनी चाहिए, यानी जो हासिल है उसे ही सहेज लेना चाहिए, बजाय इसके कि जो हासिल नहीं उसके पीछे भागा जाए। माँ ने धीरे से कहा। स्वरा की आंखें डबडबा आईं। वह माँ के सीने से लग गई। टप टप कर उनका आंचल भिगोने लगी। माँ ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ देर रो लेने के बाद जब स्वरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो बहुत शांत लग रही थी। शायद उसने मन ही मन कोई निर्णय ले लिया था। माँ ने उसका कंधा थपथपा दिया। सागर को फोन करके आने को कह दे, अकेला परेशान हो रहा होगा। माँ ने उसके हाथ में मोबाइल थमाते हुए कहा। अगले ही दिन सागर आ गया। सागर को देखते ही स्वरा लहक कर उसके सीने से लग गई। सागर फिर से हैरान था। यह लड़की है या पहेली? सागर उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। इधर स्वरा समझ गई थी कि कुछ यादों को यदि दिल में दफन कर लिया जाए तो वे धरोहर बन जाती हैं। मोहन की मोहब्बत को पाने के लिए सागर के प्रेम का त्याग करना किसी भी स्तर पर समझदारी नहीं कही जा सकती, वह भी तब
जब मोहन को इस प्रेम का आभास तक न हो। और वैसे भी प्रेम कहाँ यह कहता है कि पाना ही उसका पर्याय है। यह तो वह फूल है जो सूखने के बाद भी अपनी महक बिखेरता रहता है। हम कल ही अपने घर चलेंगे, स्वरा ने कहा। सागर ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। स्वरा मन ही मन मोहन की आभारी है। वह उसकी जिंदगी में न आता तो प्रेम के वास्तविक स्वरूप से उसका परिचय कैसे होता, कैसे वह इसका स्वाद चख पाती। वह स्वाद जिसका वर्णन तो सब करते हैं लेकिन बता कोई नहीं पाता। असल स्वाद तो वही महसूस कर पाता है जिसने इसे चखा हो। हर एक के लिए प्रेम का स्वाद नितांत निजी होता है और उसका स्वरूप भी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।